जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बेवर कोचिंग पर। सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ये पेपर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 3-4 दिन पढ़कर आप हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आप कैसे, ये संभव ही नहीं है कि 3-4 दिन पढ़कर हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाए। ये 100% गारंटी है मेरी। आपको ज्वाइन करना है रामबाण बैच। ठीक है, रामबाण बैच के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, रामबाण बैच अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बेवर कोचिंग। ठीक है, महेंद्र बेवर कोचिंग। बाकी नीचे आपको ये पेटी चल रही है महेंद्र बेवर कोचिंग। ठीक है, महेंद्र बेवर कोचिंग ये अपने ऐप का नाम है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इस बैच के अंदर मैंने देखो हिंदी की बुलेट क्लास, हिंदी की मैराथन क्लास, हिंदी की ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने चैप्टर वाइज तैयारी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और ये आपको कवर करना है बुलेट, कैप्सूल, मैराथन और ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर आप पीछे हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। ये अपना ऐप है महेंद्र बेवर कोचिंग। बस यही क्लासें पढ़नी है, यूट्यूब पर तो बस रिवीजन है। ठीक है, वो कवर कर लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। फटाफट महेंद्र बेवर कोचिंग अपने ऐप का नाम है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने हिंदी अनिवार्य का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। तो इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो यहां पे आज का हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, फिर मैं सेकंड पेपर भी लेकर आऊंगा, थर्ड पेपर इस प्रकार से करवाऊंगा आपको, लेकिन ये सब पेपर आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो देखें, इसी कोर्स में मैं आपको सब कुछ कवर करवाने वाला हूं। तो देखो यहां पर खंड ए, सेक्शन ए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने साथियों के प्रति क्या हो, श्रद्धा का भाव हो। तो ये किस शासन पद्धति को जो है वो लेखक ने यहां पर बताया, जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को या परिवार को। तो इसमें लेखक ने यहां पर व्यवहार को जो है, व्यवहार को बताया है। इससे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, शीरीष, अशोक, अरिष्ट या पूर्णाग। तो आपको पता ही है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा फूल है, शीरीष को फूल है। ठीक है, शीरीष की तुलना कालजे अवधूत से भी की जाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे एक नंबर के अंदर पूछे, आपको देख सकते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा इस उपन्यास के लेखक प्यारे विद्यार्थियों, कबीर दे रखा, रेणु दे रखा, भारती दे रखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रखा। राइट आंसर हो जाएगा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं वो कौन सा है। भोज्य रस, अनुभव रस, साहित्य रस या ओज रस। तो वो साहित्य रस है। कौन सा रस है प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य रस है, ध्यान रखना, साहित्य रस। ठीक है, उसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने आता, देखो किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्ण की सादगी को याद दिलाते हैं। तो फिराक गोरखपुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा रचित है रुबाइया। ठीक है, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के, वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है। तो वो आपके याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब हनुमान का संजीवनी लेकर जाना। ठीक है, ये हो जाएगा डी आंसर। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय रूप की जो है अनुभूति प्रदर्शित की होती है, जब हनुमान का संजीवनी लेकर जाना। यह आंसर हो जाएगा इसमें डी आंसर। ठीक है, हाँ। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा का सीमित मतलब अपने आसपास के एरिया में ही बोली जाती है, ए विकसित तथा आम बोलचाल वाला जो रूप होता है वो होती है बोली। कौन सी होती है, बोली, जिसे अपन उपभाषा भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। यहां पर आगे देखिएगा, यहां पर आगे शब्द है विजिलेंस। जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या है। संयुक्त, शपथ, सविभाग, सतर्कता। मतलब ये आपके पूछा प्यारे विद्यार्थियों पारिभाषिक शब्दावली, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहां पर सतर्कता। ठीक है, सतर्कता। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है, स्फूर्तता, सुरक्षा, स्थायित्व, चाद्यता। नहीं, इसमें यह हो जाएगा आपके स्थायित्व। ठीक है, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी जो शक्ति
शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है, तो इसमें गुण होता है प्यारे विद्यार्थियों स्थायित्व। रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, या फिर अपने श्रोताओं का, या अपने दर्शकों का, या फिर अपनी शुरुआत का? तो उनको ध्यान रखना होता है प्रिय विद्यार्थियों अपने श्रोताओं का। तो इसमें आप आंसर कर देना यहाँ पे कौन सा, इसमें बी आंसर कर देना, बी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना आपको ये। फिर देखो आगे, निम्नलिखित में से जो आत्मकथा उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती हैं, ये आया है आपके लिए। जुलूस के लिए, सिल्वर वेडिंग, अतीत में दबे पाव, जूद हो जाएगा। ठीक है, आत्मकथात्मक उपन्यास तथा आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती हैं। तो ये जूझ में एक आनंद यादव जो है प्यारे विद्यार्थियों लेखक है, उसकी यहाँ पे संघर्ष की प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा कि मेहमान गए? क्या मेहमान गए? ये किसने पूछा था? ये यशोधर बाबू ने पूछा था प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, यशोधर बाबू, भाई यशोधर बाबू जो किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों वन लाइनर, आपके एक एक नंबर के अंदर पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न इनको देखेगा। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लेखन चिन्हों का जहां प्रयोग होता है तो उसे लिपि कहते हैं। दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द हो जाएगा आपके यहां पर देखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दक्षता। ठीक है, चलो फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति। हवा से बातें करना, ऐसा आपको लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मुहावरा लोकोक्ति देखने को मिल रही है, तो ये शब्द होगा आपके लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी होगी? लक्षणा। ठीक है, हवा से कोई बातें करता है क्या? आज तक किसने देखा हवा से बातें करते हुए? भाई हवा हवा होती है, उससे हम बात नहीं कर सकते। अब मैं इस कमरे के अंदर हूं, मेरे चारों तरफ हवा है, लेकिन मैं तो उससे बात नहीं कर रहा हूं, तो ये थोड़ा अटपटा वाक्य है, तो इसमें समझना लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है तो उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, तो वहां पर होता है कौन सा? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा व्यंजना? आर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है तो वहां पर होती है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। ये ध्यान रखना, साथ साथ में उत्तर दे रहे सब। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार कब होता है, श्लेष अलंकार कब होता है? ठीक है नहीं, ये अलंकार टॉपिक पढ़ेंगे तब आप यहां पर पता चल पाएगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अलंकार पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक भी मैंने बता रखा है। और ये है आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, आप देखना, ये है गद्यांश, ए पठित गद्यांश। ऐसा गद्यांश आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो पहले आपको जो है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, फिर पूछे गए प्रश्न है विका आंसर अपना लिखना है। ठीक है, तो ये गद्यांश इन पढ़ो। देखिए क्या कह रही है, व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। यानी कि हमारे सामने है अनेक प्रकार के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें जो है किसी काम को हम कर रहे हैं तो लक्ष्य को, एक उत्तम लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए कि हमें, जैसे आप भी 12th पास करेंगे तो 12th पास करने के बाद किसी का सपना टीचर बनना है, किसी का जो है कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो सबका मतलब एक अलग अलग मतलब थोड़ चलते हैं। तो आपको, आप किस चीज में उत्तम हो, आपके किस चीज में रुचि है, उसी रुचि के अकॉर्डिंग आपको एक उत्तम लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को चिड़िया की आंख मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, निश्चय ही सफलता उसके चरणों को चूमती है। आपको डॉक्टर बनना है तो बस लग जाओ तैयारी में, आपको टीचर बनना है तो बस टीचर की सिलेबस देखो, भाई पाठ्यक्रम क्या क्या है, पाठ्यक्रम को देखकर लग जाओ धुआंधार तरीके से। मुझे बीएसटीसी करनी है, पीटीटी करनी है, या फिर जो भी आप, ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। 12th के बाद मैं तैयारी करवाऊंगा बीएसटीसी की, आप टेंशन मत लीजिएगा। कोर्स भी है अपना, कोर्स में भी चलेगी और बाकी यूट्यूब पर भी चलाएंगे। एक ही साथ दो घोड़ों पर सवार होने वाले का फिसल कर नीचे गिरना निश्चित है। हाँ, किसी पेड़ के तने, डालियों, पत्तों, फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा, जबकि वह यदि जड़ को ही सींचे तो उससे फल की प्राप्ति होनी ही है। अतः व्यक्ति को एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। तो इस जो अपने ये पढ़ा है
इसका शीर्षक क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, ये इसका प्रमुख शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, शीर्षक गद्यांश का शीर्षक ये हो जाएगा। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए, अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा आपके गद्यांश है, पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं है, इसको पढ़कर आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना, तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा देखो, नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छाटकर लिखेगा। नयन, तो इसमें नयन यानी कि नयन, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आंख आया है, देखो ये आंख, तो आंख नयन का ही पर्यायवाची, तो आप आंख लिख दो। इसी गद्यांश में से पूछा तो आंख लिख देना। फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है, फल की प्राप्ति प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने यहां पर पढ़ा था कि मूल जड़ जो होती है, किसी पेड़ के तने डाले फूल पत्तों की अलग सेवा करने से, जबकि मूल जड़, देखो यदि मूल जड़ को ही सिंचे तो उसके फल की प्राप्ति होनी चाहिए। तो बस ये लिख देना इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसी प्रकार से इस गद्यांश से छाटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक लिखेगा, मतलब आपको विलोम शब्द बताना है। तो अपेक्षा का आपको पता ही उपेक्षा होता है, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे उपेक्षा पूछा तो उपेक्षा का अपेक्षा हो गया, अगर अपेक्षा पूछता तो उपेक्षा हो जाता। ठीक है, ये जो विलोम शब्द है। चिड़िया की आंख में नीट प्रतीकात्मक अर्थ को लिखेगा। चिड़िया की आंख का मतलब क्या हो गया भाई, चिड़िया की आंख मतलब केंद्रित करना। ठीक है, केंद्रित तथ्य, ये हो जाएगा इसका केंद्रित लक्ष्य। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, ये इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। तो बस प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके सामने अपठित गद्यांश, जो पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं था। और ये गद्यांश से, इस गद्यांश से आपके सामने जो प्रश्न पूछे, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पूछे, 6 नंबर का ये था गद्यांश। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ और मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिए हैं, 2-2 नंबर के अंदर आपके लघुत्तरात्मक में ये प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाले शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया, किस प्रकार वर्णित किया। लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया। ये क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है पहलवान की ढोलक फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित, वहां से ये लिया गया है। तो इसमें देखो, लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से इस प्रकार वर्णित किया कि सूर्यास्त के पश्चात जब रात्रि का घना अंधेरा और उसे उत्पन्न विभीषिका चारों ओर फैल जाती थी, तब लुठन पहलवान की ढोलक ही उसे भयानक वातावरण को चुनौती दिया करती थी। संकेत यह है कि ऐसे वातावरण भी पहलवान जो है वो संध्या से सुबह तक ढोलक बजाता रहता था। वास्तव में गांव में जो है अर्धमृत औषधि उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लुटन पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति दिया करती थी। गांव में जैसे प्यारे विद्यार्थी उस समय जो है मतलब सूखा पड़ा हुआ था, हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रखी थी, पूरे गांव में जो है रात होते ही एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ठीक है, शांत, बिल्कुल शांत, आवाज किसी की नहीं, बस आवाज आ रही थी तो कुछ जानवरों की आ रही थी, बाकी मनुष्य की तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। उस स्थिति में बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रसित थे। तो लेखक पहलवान, ठीक है, लुटन जो है वो ढोलक बजाता रहता है। पूरी जो गांव में जो ढोलक थी वो एक संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला देखो, बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगुंज को स्पष्ट कीजिएगा। बादल राग चैप्टर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें जो है किसका ये चैप्टर बादल राग, निराला जी का होना चाहिए, निराला जी का है, निराला जी का। तो बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगुंज इस प्रकार से स्पष्ट होती है कि यह बादल राग एक प्रतीकात्मक या द्व्यर्थक कविता है। कवि ने बादल को विप्लवी और उसके गर्जन, वर्षण तथा जल प्लवन को जो है विप्लव अर्थात क्रांति का प्रतीक बनाया है। बादल ने पृथ्वी के हृदय को दग्ध करने वाली ग्रीष्म आदि शोषित व्यक्तियों के विरुद्ध विप्लव की घोषणा कर दी है। जैसे कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र तथा वाहनों की आवश्यकता होती है, अतः कवि ने समीर सागर पर तैर रहे बादल में रणतरी अर्थात युद्ध की नौका कल्पित किया है। इस युद्ध नौका से वे शत्रु पर मूसलाधार वर्षा, गर्जन और विद्युतपात रूपी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। ठीक है, बादल राग कविता में प्रिय विद्यार्थियों बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है। और ऐसा कहा गया कि जब क्रांति होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है उच्च वर्ग को। ठीक है, उच्च वर्ग को मतलब जो अमीर लोग हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनके बहुत सारी जो है मतलब जब क्रांति मतलब जैसे मान लो बहुत तेज बाढ़ आ गई हो। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गई तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं तो वो सब ध्वस्त हो जाती है। निम्न वर्ग जो है, निम्न वर्ग को तो बस लाभ ही होता है। निम्न वर्ग के तो पास क्या होते हैं, एक झोपड़ी होती है।
ठीक है, झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं। झोपड़ी चली भी जाए तो उनकी क्या दिक्कत है, वापस बना लेंगे वो तो। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने जो है वर्णन किया है, बादलों को यहाँ पर क्रांति माना है। ठीक है, फिर देखो आगे, सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। पाठ के आधार पर लिखिएगा, 2 नंबर के अंदर प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने वैसे तो ये कोर्स में करवा भी रखा है आपको। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कहा जा सकता है कि खुदाई में प्राप्त धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड और उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुंदर मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने में केश विन्यास, आभूषण आदि उस समय के लोगों के सौंदर्य बोध के परिचायक है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों की उस समय भी जो लोग थे वो कला में निपुण थे। ठीक है, मुहरे बनाना, बाट बनाना, साथ ही प्रमुख खिलौने बनाना, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाना, ठीक है, उन सभी को हम देखकर हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों की वास्तव में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मतलब कला, उनमें एक कला थी। ठीक है, कला में निपुण थे और आभूषण आदि उस समय के लोगों के सौंदर्य बोध के परिचायक है। इस सबसे कई ज्यादा सौंदर्य बोध कराती है। वहां की सुगढ़ लिपि यदि गहराई से सोचे तो वहां की प्रत्येक सुगढ़ योजना भी तो सौंदर्य बोध का ही एक प्रमाण प्रस्तुत करती है। ढकी हुई पक्की नालियां बनाने के पीछे गंदगी से बचाव का जो उद्देश्य था वह था मूल रूप से स्वच्छता और सौंदर्य का ही बोध कराता है। आवास की सुंदर व्यवस्था हो, अन्न भंडारण, सभी के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से सौंदर्य बोध का काम कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता में किसी भी अन्य व्यवस्था से ऊपर सौंदर्य बोध ही था। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बताना है कि भाई सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो भी कला में भी निपुण हुआ करते थे। ठीक है, फिर देखो आगे अगला क्वेश्चन पूछा आपको सामने कि जूझ जो कहानी है, जूझ, इस कहानी के अनुसार, लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखिएगा। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखे। तो जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या इस प्रकार की थी कि दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा, मन लगाकर वे खेत में श्रम नहीं करता। ठीक है, दादा कौन? लेखक का पिताजी। ठीक है, लेखक के पिताजी, लेखक कौन? आनंद यादव। आनंद यादव के पिताजी जो थे वो लेखक को पढ़ाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? मेन जो कारण था वो ये था कि वो खुद काम नहीं करते थे, आलसी थे। ठीक है, बस इधर उधर घूमना, बेमतलब की बातें करना, बस इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, खुद काम नहीं करते थे। अब खुद काम नहीं करे तो फिर पेट कैसे भरे? ठीक है, परिवार का खर्चा कैसे चले? तो ऐसे में जो वो लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी कि भाई ये काम करता रहेगा खेतों के अंदर। ठीक है, तो लेखक खेतों में काम करता फिर, और वो बिल्कुल भी मजदूरी नहीं करता था, श्रम नहीं करता था, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को जो है काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में जो है वो खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा की जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने जो है वो सुनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दादा की जीवन शैली के बारे में जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके सामने क्वेश्चन। इनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ साथ ये सब प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे और इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये था आपके सामने फर्स्ट पेपर प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथियों के भी शेयर करना है और ये मोस्ट याद कर लेना। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा ये सभी प्रश्न याद कर लेना, मैं कह रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों। बाकी अगर आपने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना। ओके।